हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। फरवरी 2021 का समसामयिक घटनाक्रम पूरा हो चुका है। आज हम मार्च 2021 का पहला वीडियो लाए हैं और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं इसी के साथ पहले वीडियो में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 की घोषणा। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 को अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय तथा अमेरिकी टेलीविज़न दोनों में फिल्म की उत्कृष्टता के सम्मान में आयोजित किया गया है। यह वार्षिक कार्यक्रम का 78वां संस्करण है। पहली चीज़ तो इसमें हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा चुनी गई अमेरिकी टेलीविज़न सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ 2020-21 की शुरुआत की फिल्मों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अमेरिकी टीवी श्रृंखला में द क्राउन ने 4 पुरस्कारों के साथ समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीता है। द क्राउन नाम है, अमेरिकी टीवी श्रृंखला है। दिवंगत अमेरिकी अभिनेता हैं चैडविक बोसमैन ने माँ रेनीज ब्लैक बॉटम में लव ग्रीन के अपने चित्रण के लिए मरणोपरांत इनको क्या मिला? मरणोपरांत ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया है? अमेरिकी अभिनेता हैं चैडविक बोसमैन, इनको माँ रेनीज ब्लैक बॉटम में लेवे ग्रीन के अपने चित्रण के लिए, याद रखना लेवे ग्रीन चित्रण किसका है? तो चैडविक बोसमैन का है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं फिल्म श्रेणी में विजेता। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे बेस्ट फिल्म ड्रामा नॉमैड लैंड को मिला है। बेस्ट फिल्म ड्रामा नॉमैड लैंड को मिला है। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी के लिए बोरट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म को दिया गया। ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड म्यूजिकल कॉमेडी के उसमें क्षेत्र में। बेस्ट डायरेक्टर का नोमैड लैंड के लिए चिलोए झाओ को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए किसको दिया गया? ड्रामा में द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सल बिली हॉलिडे के लिए एंड्राडे को दिया गया है। ठीक है, बेस्ट एक्टर का ड्रामा माँ रेनीस ब्लैक बॉटम के लिए चैडविक बोसमैन को दिया गया। ठीक है, इसी के साथ बेस्ट एक्ट्रेस म्यूजिकल कॉमेडी में आई केयर ए लॉट के लिए रोसमंड पाइक को दिया गया यह सम्मान। ठीक, बेस्ट एक्टर म्यूजिकल कॉमेडी में बोरट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म के लिए साचा बैरन कोहेन को दिया गया है। तो इस तरीके से कुछ अवार्ड्स इसके दिए गए हैं। फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए किसको दिया गया? द मॉरिटानियन के लिए जॉडी फोस्टर को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जुदास और द ब्लैक मसीहा के लिए डेनियल कालुया को दिया गया। बेस्ट स्क्रीन प्ले द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 के लिए आरोन सोरकिन को दिया गया। ठीक है, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म मिनारी को दिया गया, याद रखना। बेस्ट एनिमेटेड फीचर है सोल को दिया गया। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर सोल को दिया गया। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग द लाइफ आई हैड से लो सी को दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस अवार्ड के बारे में है। आगे भी है कि टेलीविजन श्रेणी में विजेता जो रहे हैं उनमें देखें तो बेस्ट टीवी सीरीज ड्रामा द क्राउन को मिला। बेस्ट टीवी सीरीज म्यूजिकल कॉमेडी में स्किट्स क्रिक को दिया गया। बेस्ट लिमिटेड सीरीज एंथोलॉजी या टीवी फिल्म द क्वींस गब
गम्बिट को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा में देखें द क्राउन के लिए दिया गया एमा कोरिन को, याद रखना। बेस्ट एक्टर ड्रामा द क्राउन के लिए है जोश ओकोनोर को दिया गया, ठीक है। इस तरीके से बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस द क्राउन के लिए ही गिलियन एंडरसन को दिया गया, याद रखना द क्राउन के लिए ही दिया गया है, ठीक है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर स्मॉल एक्स के लिए जॉन बोयगा को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस लिमिटेड सीरीज एंथोलॉजी टीवी फिल्म द क्वींस गम्बिट के लिए अन्या टेलर जॉय को मिला है। बेस्ट एक्टर लिमिटेड सीरीज एंथोलॉजी टीवी फिल्म आई नो दिस मच इज ट्रू के लिए मार्क रूफालो को मिला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि 10वीं हुरून ग्लोबल रिच सूची 2021 की घोषणा हुई है। इसमें हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 का यह 10वां संस्करण है, ये याद रखना है, जिसमें 2402 कंपनियों को और 68 देशों के 3228 अरबपति शामिल हुए। इसमें दर्शाया गया कि कोविड-19 महामारी के बावजूद दुनिया ने 2020 में हर हफ्ते 8 अरबपति जोड़े, याद रखना। एक साल में 421, उनकी कुल संख्या रिकॉर्ड 3288 तक हो गई, ठीक है। तो याद रखना कि 10वां संस्करण है, 2402 कंपनियों और 68 देशों के 3228 अरबपति को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान दुनिया भर के सभी अरबपतियों की कुल संपत्ति 32% बढ़ी है। $3.5 ट्रिलियन मिलाकर उनकी कुल संपत्ति $1407 ट्रिलियन तक पहुंच गई। खाते में ली गई संपत्ति की गणना हुई 15 जनवरी 2021 तक की है। शीर्ष 3 अरबपति हैं। शीर्ष 3 अरबपति कौन कौन से भाई? एलॉन मस्क एक हैं, एलॉन मस्क हैं जो कि टेस्ला के अध्यक्ष हैं। इन्होंने हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में पहली बार इन्होंने प्राप्त किया है, याद रखना। पहली बार शीर्ष स्थान मिला एलॉन मस्क को, जो कि 2020 के दौरान बड़े पैमाने पर $151 बिलियन जोड़ने के बाद उनकी कुल संपत्ति $197 बिलियन हो गई है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है Amazon.com इंक के CEO हैं जेफ बेजोस को दिया गया। इनकी कुल संपत्ति $189 बिलियन की है। बर्नार्ड अर्नोल्ड हैं तीसरे नंबर पर। ये LVMH मोइट हेनेसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। लुइस बुइटन एसआई को मिला है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी सामान कंपनी $114 बिलियन कुल संपत्ति साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। ये तो हो गई विदेशों की सूची। अब भारत में ही हैं कुछ लोग। भारत में देखें तो सूची में भारत जो है हुरून इंडिया ग्लोबल लिस्ट 2021 60 अरबपतियों के साथ नई दिल्ली में सबसे ज़्यादा है 40, बेंगलुरु 22 के बाद मुंबई भारत के अमीरों के लिए राजधानी बन गई है, ठीक है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। नाम क्या है इनका? नाम है मुकेश अंबानी। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। 2021 में 8वें स्थान पर है। तो कुल में देखा जाए तो 8वें स्थान पर, एशिया में देखा जाए पहला स्थान इनका। अंबानी कुल संपत्ति 24% बढ़कर $83 अरब हो गई, लगभग 6.09 लाख करोड़ रुपए। इंस्टाकार्ट के अपूर्व मेहता और जीरोधा के निखिल कामत दोनों $1.7 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ सबसे कम, याद रखना, सबसे कम उम्र के भारतीय अरबपति बने हैं। जीरोधा के निखिल कामत और इंस्टाकार्ट के अपूर्व मेहता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अदानी समूह के गौतम अदानी विश्व रैंक में 48वीं रैंक है। HCL के शिवनादर हैं, उनकी 58वीं रैंक है विश्व स्तर पर। आर्सेलर मित्तल के लक्ष्मी अन मित्तल हैं, इनकी 104 रैंक है। सीरम का साइरस पूनावाला हैं, इनका 113वां रैंक है, ठीक है। एशिया में देखें, सोंग झोंग सांसान
नोंगफू स्प्रिंग चीनी बॉटल वाटर मेकर के संस्थापक हैं। 85 अमेरिकी डॉलर के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, उसके बाद मुकेश अंबानी का स्थान उन्होंने पहली बार 7वीं रैंक के साथ हुरुन ग्लोबल रिट्रीट 2021 में भी प्रवेश किया है, याद रखिएगा। ठीक है, झोंगशान को नोंगफू स्प्रिंग चीनी बॉटल वाटर मेकर के संस्थापक हैं। ये इनकी 7वीं रैंक है। आगे है कि सरकार ने किया बीमा लोकपाल नियम 2017 में संशोधन। तो संशोधन क्या हुआ कि भारत सरकार ने बीमा सेवा के कमियों के बारे में समयबद्ध, लागत प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से बीमा धारकों की शिकायतों के बेहतर समाधान के लिए बीमा लोकपाल नियम 2017 में व्यापक संशोधन अधिसूचित किए हैं। इससे समय समय पर लागत प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से बीमा सेवाओं में कमियों के संबंध में शिकायतों के समाधान को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी, जो कि याद रखना बीमा लोकपाल नियम 2017 में संशोधन हुआ है, ये याद रखना हमें। ठीक है, क्या है संशोधन भाई? संशोधन है कि लोकपाल तंत्र को बीमा कंपनी कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित किया गया था। अब इसका नाम बदलकर हो गया बीमा लोकपाल परिषद, पहली चीज। ठीक है, इससे पहले लोकपाल को शिकायतों का दायरा केवल विवादों तक ही सीमित था, लेकिन अब क्या किया गया कि बीमाकर्ता, एजेंट, दलाल, अन्य बिचौलियों की ओर से सेवा में कमियों को शामिल करने के लिए इसे बढ़ा दिया गया। ये भी याद रखना है कि उसमें शिकायतों का दायरा केवल विवादों तक ही सीमित था, जिसमें अब दायरा को बढ़ा दिया गया। आगे कि बीमा दलाल को लोकपाल तंत्र के दायरे में भी लाया गया है। ध्यान रखना, बीमा दलाल को भी, लोकपालों को बीमा दलालों के खिलाफ अधिनिर्णय भी देने का अधिकार दिया गया है। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, इसके साथ तंत्र की समयबद्धता और लागत प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए पॉलिसी धारकों को अब लोकपाल को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत करने के लिए सक्षम किया जाएगा। यूपीएससी वाले स्टेटमेंट के रूप में याद रखेंगे ये सब। ठीक है, फिर एक शिकायत प्रबंधन प्रणाली बनाई जाएगी, याद रखना, ताकि पॉलिसी धारक अपनी शिकायतों की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। और नियम यह भी प्रदान करते हैं कि लोकपाल मामलों को सुनने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी उपयोग हो सकता है। स्टेटमेंट के रूप में ये सब सारी चीजें याद रखने लायक हैं। ठीक है, फिर लोकपाल कौन है? तो लोकपाल एक अधिकारी है जिससे सेवा के बारे में या एक प्रशासनिक प्राधिकरण की शिकायतों की जांच करने के लिए नियुक्त किया जाता है। लोकपाल आमतौर पर सरकारों द्वारा नियुक्त किया जाता है, हालांकि निजी कंपनियां भी उन्हें नियुक्त कर सकती हैं। निजी कंपनी भी उन्हें नियुक्त कर सकती है। ठीक है, सरकार ही नहीं, ठीक है ना, सरकार तो कर सकती है, निजी कंपनियां भी नियुक्त कर सकती हैं। भारत सरकार ने आयकर, बैंकिंग, बीमा के संबंध में शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल नियुक्त की है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की घोषणा हुई है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की घोषणा हुई है। तो ये क्या है? पहली बात तो अमेरिकी रूढ़िवादी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन, नाम है हेरिटेज फाउंडेशन, ने आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक लॉन्च किया जुलाई 2019 से जुलाई 2020 की अवधि के लिए। याद रखना है, जुलाई 19 से 20 के लिए यह 184 देशों को शामिल किया करके तैयार किया है। सूचकांक कोविड-19 महामारी के कारण जीवन के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में हुए उलटफेर के बाद पहली बार प्रकाशित किया गया। याद रखना, कोविड-19 महामारी के कारण जीवन के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में हुए उलटफेर के बाद पहली बार इसको प्रकाशित किया गया। और स्कोरिंग सरकारों द्वारा स्वास्थ्य संकट पर दी गई प्रतिक्रिया की एक छोटी सी सीमा को दर्शाता भी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब रैंकिंग में देख लेकर तो सूचकांक में सिंगापुर लगातार दूसरे साल शीर्ष पर रहा है। लगातार दूसरे साल रहा, दूसरी बार हुआ है कि सिंगापुर पहले स्थान पर है। ठीक है, सूचकांक में भारत 56.5 अंक के साथ एशिया प्रशांत देशों के बीच मध्य स्थान पर है।
40 देशों में से 26वें स्थान में पर आया ये। विश्व स्तर पर देखा जाए तो भारत ने फाउंडेशन ने भारत की अर्थव्यवस्था को 121वां स्थान दिया। विश्व स्तर पर 121वां स्थान दिया है, लेकिन एशिया प्रशांत देशों के बीच में जो मध्य स्थान है उसमें 40 देशों को शामिल किया। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 40 देशों को शामिल किए गए, उसमें भारत को मिला है 26वां स्थान, लेकिन पूरे वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 121वां स्थान मिला हुआ है भारत को। इसका समग्र स्कोर अपरिवर्तित है, लेकिन व्यावसायिक स्वतंत्रता में, याद रखना, व्यावसायिक स्वतंत्रता में भी सुधार किया गया था। न्यायिक प्रभावशीलता और अन्य अंकों में गिरावट आई है। न्यायिक प्रभावशीलता और अन्य अंकों में गिरावट आई है, लेकिन व्यावसायिक स्वतंत्रता में सुधार हुआ है। ठीक है, चलिए तो सूचकांक में देख लें तो पहली रैंक सिंगापुर की है, दूसरा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे स्विट्जरलैंड और पांचवें पे आयरलैंड है। 1, 2, 3 तो याद रखना है कि भाई सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया है। भारत का एशिया प्रशांत के हिसाब से देखा जाए 40 देशों में 26वां स्थान मिला है, लेकिन वैश्विक स्तर पर देखा जाए 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अब सूचकांक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देखते हैं। 2021 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम से उत्पन्न सबसे बड़ी खबर, हालांकि रैंकिंग नहीं थी या कैसे कोविड-19 ने स्कोर को प्रभावित किया, लेकिन हेरिटेज फाउंडेशन ने हांगकांग को पहली बार अपनी रैंकिंग से बाहर करने का फैसला किया। तो किसको बाहर करने का फैसला किया गया? फाउंडेशन, हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा हांगकांग को पहली बार अपनी रैंकिंग से बाहर करना पड़ा। हेरिटेज फाउंडेशन ने कहा कि हांगकांग छोड़ने का कारण यह है कि विशेष प्रशासनिक क्षेत्र और उसकी आर्थिक नीतियां अब बीजिंग के सीधे नियंत्रण में आ गई हैं, इसलिए हांगकांग को इन्हें छोड़ दिया। ठीक है, चलिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक क्या है, अब इसको भी देख लेते हैं। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक हेरिटेज फाउंडेशन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एक वार्षिक, याद रखना, वार्षिक मार्गदर्शिका है जो आर्थिक आज़ादी को आगे बढ़ाने में की गई प्रगति को मापने के लिए प्रकाशित होती है, जो यह दावा करती है कि इससे अधिक समृद्धि होती है। ठीक है, वार्षिक मार्गदर्शिका है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, और ये आर्थिक आज़ादी को आगे बढ़ाने में की गई प्रगति को मापने के लिए प्रकाशित होती है। फाउंडेशन यह भी मानता है कि आर्थिक स्वतंत्रता के आदर्श समाज, स्वच्छ वातावरण, अधिक प्रति व्यक्ति धन, मानव विकास, लोकतंत्र और गरीबी उन्मूलन से दृढ़ता से संबंधित है। अगला है कि सूचकांक 4 श्रेणियों के तहत क्या है कि सूचकांक 4 श्रेणियों के तहत दिए गए, लेकर वित्तीय स्वतंत्रता तक 12 संकेतक रैंक करता है। 4 श्रेणी में और 12 संकेतक रैंक करता है। कानून का शासन, याद रखना कौन कौन सा है? कानून का शासन, सरकार का आकार, नियामक दक्षता, खुले बाजार, ये 4 चीजें हैं। कानून का शासन, सरकार का आकार, नियामक दक्षता और खुले बाजार, इन्हीं 4 श्रेणियों पे ये ध्यान केंद्रित करता है। सिंगापुर के छोटे से द्वीप राष्ट्र ने मौद्रिक स्वतंत्रता और न्यायिक प्रभावशीलता को छोड़कर सभी 12 संकेतकों के लिए अपने स्कोर में सुधार किया या बनाए रखा, जिसमें मामूली गिरावट आई, लेकिन इन 2 संकेतकों में अधिकांश अन्य देशों की तुलना में इसके स्कोर अभी भी असाधारण रूप से उच्च ही बने हुए हैं। बात समझ में आई? चलिए, स्विस ओपन विजेताओं की सूची जारी हुई है। तो स्विस ओपन विजेताओं की सूची में भारत की स्टार शटलर हैं पीवी सिंधु ने स्विट्जरलैंड के बासेल में हुआ है स्विस ओपन। स्विस ओपन कहाँ हुआ है? बासेल में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। तो पीवी सिंधु ने स्विट्जरलैंड के बासेल में आयोजित BWF स्विस ओपन सुपर 300, याद रखना, कि वीमेंस सिंगल फाइनल में सिल्वर जीता इन्होंने, पीवी सिंधु ने। विश्व की 7 नंबर खिलाड़ी सिंधु को एक कड़े मुकाबले के लिए में वर्ल्ड की 3 नंबर खिलाड़ी और ओलंपिक चैंपियन रही हैं
कैरोलिना मारिन से हार का सामना करना पड़ा। तो कैरोलिना मारिन ने इनको हराया था, पीवी सिंधु को। ठीक है, पीवी सिंधु जबकि विश्व स्तर पर 7 नंबर की खिलाड़ी हैं और कैरोलिना मारिन जो है 3 नंबर की खिलाड़ी है, याद रखना। स्विस ओपन 2021 के विजेताओं की सूची में अगर देखें तो पुरुष एकल में विक्टर एक्सेलसेन को दिया गया, जो कि डेनमार्क के रहने वाले हैं। इन्होंने कुनल वुत विदित्सन, जो कि थाईलैंड के रहने वाले हैं, उनको हराया है। कुनल वुत विदित्सन थाईलैंड को हराया है डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने। ठीक है, चलिए आगे देखें। महिला एकल में देखें तो हमने बताया है कैरोलिना मारिन है स्पेन की, इन्होंने पीवी सिंधु भारत को हराया है। मेंस डबल में देखें तो किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारारूप रासमुसेन डेनमार्क के रहे, मार्क लम्सफेस और मार्विन सेडेल को हराया है मेंस डबल में। किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारारूप रासमुसेन डेनमार्क के रहने वाले दोनों, इन्होंने मार्क लम्सफस और मार्विन सेडल जर्मनी को हराया। मिक्स्ड डबल में देखें तो थॉमस गिक्वेल डेल्फिन डेले, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, इन्होंने डेनमार्क की जोड़ी है एक माथियास क्रिस्टियनसेन और एलेक्सिस बोया को हराया। ठीक है, इस तरीके से नाम याद रखना। थॉम गिक्वेल डेल्फिन डेले फ्रांस के हैं, इन्होंने डेनमार्क के जोड़ी है माथियास क्रिस्टियनसेन और एलेक्सिस बोया को हराया था। आज़ादी के 75वें वर्ष को मनाने के लिए 2021 का दांडी मार्च निकाला गया। इसमें क्या है कि भारत के स्वतंत्रता 75वें वर्षगांठ मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को अहमदाबाद में दांडी मार्च की 91वीं वर्षगांठ, याद रखना 91वीं वर्षगांठ है दांडी मार्च की, हरी झंडी दिखाई। नमक मार्च जो मार्च से अप्रैल 1930 तक हुआ था, कब हुआ था ये आपको डेट बतानी है कि दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई, उसका समापन कब हुआ था। ठीक है, देश में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में सबने अवज्ञा का कार्य था और इस कार्यक्रम को महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से शुरू किया गया और यह कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए राज्य सरकार के कार्यक्रम का भी हिस्सा होगा, तो गुजरात में ही। ठीक है, चलिए दांडी मार्च था क्या? नमक के उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ महात्मा गांधी के अहिंसक विरोध के हिस्से के रूप में दांडी मार्च नमक मार्च किया गया था। गांधी के नेतृत्व में 78 लोगों ने, याद रखना आपका क्वेश्चन हो गया, 12 मार्च को 24 दिवसीय मार्च शुरू किया गया और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए। दांडी में नमक बनाने के बाद गांधी दक्षिण की ओर 40 किलोमीटर धरसाना साल्ट वर्क्स के पास गए, लेकिन 5 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब ये प्रश्न आपका चेंज हो गया, तारीख नहीं बतानी, अब ये बताना है कि गांधी जी ने इतने दिन में कितने मील की लंबी यात्रा तय की थी। ठीक है, चलिए भारत की स्वतंत्रता के 75 साल के अभिनंदन में भारत सरकार ने 259 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। क्या है 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 259 सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। समिति जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता की 75वें वर्षगांठ के अभिनंदन के लिए कार्यक्रमों के निर्माण के लिए नीति निर्देश और दिशा निर्देश प्रदान करेगी। यह उत्सव 12 मार्च 2021 को 15 अगस्त 2022 से 75 साल सप्ताह, याद रखना 12 मार्च 2021 को 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले शुरू किया जाना प्रस्तावित है, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की 91वीं वर्षगांठ है। समारोह आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा। उच्च स्तरीय समिति 8 मार्च 2021 को अपनी पहली बैठक की है, करेगी, इसमें दिया गया क्योंकि पहले का है
लेकिन 8 मार्च को इन्होंने अपनी बैठक की थी। ठीक है, आगे है कि जो पैनल बना है उसमें कौन कौन सदस्य हैं, तो आपको बता दें, इसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी रहे, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं एस ए बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े नाम है ना, 47वें मुख्य न्यायाधीश, और NSA अजीत डोभाल, 28 मुख्यमंत्री, लता मंगेशकर जैसे कलाकार, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन भी इसमें शामिल हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, लगभग सभी केंद्रीय मंत्री और कई राज्यपाल इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो लगभग याद है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल भी होंगे, सब लगभग। लता मंगेशकर जी हैं उसमें, वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, 28 मुख्यमंत्री हैं, NSA हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, और मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े और पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इसमें शामिल हैं। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी भी रहेंगी, CPIM महासचिव सीताराम येचुरी, NCP नेता शरद पवार, TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को भी शामिल किया गया है। मायावती जैसे विपक्षी नेता भी इसमें इस समिति का हिस्सा हैं। तो याद रखना 28 मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जैसे मुलायम सिंह यादव और मायावती को भी इस समिति में शामिल किया गया है। साथ में सोनिया गांधी रहेंगी, कांग्रेस प्रमुख हैं, CPIM महासचिव सीताराम येचुरी, NCP नेता शरद पवार, TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया। क्या है भाई कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामी चिदभवानंद की भगवत गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया है। यह आयोजन स्वामी चिदभवानंद जी की भगवत गीता की 5 लाख से अधिक प्रतियों की बिक्री के लिए आयोजित किया गया था। याद रखना इस बात का। ठीक है ना, कि स्वामी चिदभवानंद की भगवत गीता 5 लाख से अधिक प्रतियों की बिक्री के लिए यह आयोजित किया गया है। इसमें क्या है कि स्वामी चिदभवानंद जी क्या है, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के थिथिरुप्परायथुरै में श्री रामकृष्ण तपोवनम आश्रम के संस्थापक हैं। तो पूछा जा सकता है भाई कि चिदभवानंद जी क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए श्री रामकृष्ण तपोवन आश्रम के संस्थापक हैं। चिदभवानंद जी भारत के उत्थान के लिए समर्पित थे। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के मद्रास व्याख्यान ने स्वामी चिदभवानंद जी को राष्ट्र को हर चीज से ऊपर रखने और लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, अब आते हैं ग्रैमी अवार्ड्स की घोषणा हुई है 2021 की, इसमें देख लेते क्या क्या है। तो वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार का समारोह का 63वां संस्करण, पहली चीज याद रखना है 63वां संस्करण है, 14 मार्च 2021 को लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया। 2021 की ग्रैमी पुरस्कार ने 1 सितंबर 2019 से 31 अगस्त 2020 के बीच पात्रता वर्ष की सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्डिंग रचनाएं कलाकारों को मान्यता दी। अमेरिकी संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए यह पुरस्कार द रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो याद रखना किसके द्वारा, अमेरिकी संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए यह पुरस्कार द रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, बियोंसे को सबसे अधिक 9 नामांकन मिले और साथ ही सबसे अधिक 4 पुरस्कार भी। सबसे अधिक नामांकन किसको मिले, बियोंसे को, और सबसे अधिक पुरस्कार मतलब 4 पुरस्कार और 9 नामांकन मिले हैं बियोंसे को, याद रखना। अब देख लेते हैं ग्रैमी पुरस्कार विजेताओं की सूची है। तो इसमें विजेता कौन कौन है, तो एल्बम ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, टेलर स्विफ्ट के द्वारा फोकलोर को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर
बिली ईलिश के द्वारा एवरीथिंग आई वांटेड को दिया गया। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसको मिला? मेगन थी स्टालियन को। बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड किसको मिला? तो नास के द्वारा किंग्स डिजीज को दिया गया। बेस्ट R&B एल्बम विजेता जॉन लीजेंड के द्वारा बिगर लव को मिला है। बेस्ट रैप सॉन्ग बियॉन्से शॉन कार्टर ब्रिटनी के द्वारा सैवेज को दिया गया। बेस्ट कंट्री एल्बम वाइल्ड कार्ड मिरांडा लैम्बर्ट को दिया गया। बेस्ट रॉक सॉन्ग ऑफ द ईयर डेर्नेस्ट इमाइल सेकंड HRE और टियारा थॉमस आई कांट ब्रीथ को मिला है। ठीक है। बेस्ट रॉक एल्बम का पुरस्कार द स्ट्रोक्स द न्यू एबनॉर्मल को मिला है। बेस्ट रॉक सॉन्ग किसको मिला? ब्रिटनी हावर्ड, गीतकार हैं ब्रिटनी हावर्ड, स्टे हाई के लिए दिया गया। ठीक है। बेस्ट डांस इलेक्ट्रॉनिक एल्बम किसको मिला? तो याद रखना कायत्र नदा के द्वारा बब्बा को दिया गया। प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर क्लासिकल डेविड फ्रॉस्ट को। बेस्ट म्यूजिक वीडियो बियॉन्से ब्लू आई और विस्किड ब्राउन स्किन गर्ल को मिला। बेस्ट कंट्री सॉन्ग ब्रांडी कार्लाइल, नेताली हेम्बी और लॉरी मैककेना द्वारा क्राउडेड टेबल को दिया गया। बेस्ट फोक एल्बम ऑल द गुड टाइम को मिला है। बेस्ट कॉमेडी एल्बम मिला है टिफनी हैडिस के द्वारा ब्लैक मिट्जवा को। ठीक है। तो इस तरीके से यह पुरस्कार दिया गया है सबको, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है। अब ग्रैमी अवार्ड का थोड़ा सा इतिहास भी जानना जरूरी है। तो ग्रैमी अवार्ड का इतिहास क्या है भाई? ग्रैमी पुरस्कार संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा प्रस्तुत एक पुरस्कार है, जो कि 1958 के कलाकारों के संगीत में उपलब्धियों को सम्मानित करने और उनका सम्मान करने के लिए 4 मई 1959 को पहला ग्रैमी पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ। और ट्रॉफी एक सोने का पानी चढ़ा हुआ ग्रामोफोन का प्रतिनिधित्व करता है। याद रखना ट्रॉफी क्या है? एक सोने का पानी चढ़ा हुआ ग्रामोफोन। ठीक है।